हेलो एवरीवन। तो ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है। यूपी टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। और अगर मैं आपको बता दूं तो अगर चैप्टर वाइज अगर हम देखते हैं तो ये आपका 31 चैप्टर है। मतलब 30 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी हिस्ट्री के पढ़ा चुकी हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री की जब से स्टार्टिंग हुई थी और आज हमारा भारत आज़ाद होने के लिए आ गया है, इतना पोर्शन हम लोग अभी तक अपना कवर कर चुके हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिस्ट्री का पोर्शन सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा ही उसमें से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आपने स्टार्टिंग से वीडियोस देखी हैं और जैसे मैंने बोला था कि आपको स्टार्टिंग से नोट्स बनाने हैं और अगर आपने वो बनाए हैं तो आज आपके पास अच्छा खासा कलेक्शन होगा वो आपके नोट्स का, जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा आपकी। और हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता अगर आपने वीडियोस देखी हैं तो यूपी टेट की एग्जाम की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट वाले चैप्टर में मैंने आपको नवजागरण के बारे में बताया था, धार्मिक आंदोलन के बारे में बताया था, धार्मिक सुधार के बारे में बताया था, आर्य समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की स्थापना, कौन कौन से समाज आए थे, किस किस की स्थापना किसने करी थी, वो सारा मैं प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में बता चुकी हूँ। तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ये सारे चैप्टर्स देखने हैं एग्जाम से पहले भी लगातार कर करके आप 2-3 चैप्टर्स भी एक बार इनको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद का उदय और विकास, कि किस तरीके से भारत में राष्ट्रवाद आया था, उसका विकास किस तरीके से हुआ था। अगर हम आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बुनियादी तौर पर विदेशी जो स्थापत्य की चुनौती के जवाब के रूप में उदित हुआ था, मतलब कहने का मतलब यही है कि जो भारत में जितने भी आंदोलन शुरू हुए थे वो अब शुरू होंगे किस लिए, क्योंकि जो विदेश वहां पर हमारे ऊपर राज कर रहे थे उनको चुनौती देने के लिए। और वो था जो एक वो भारत एक अलग ही विकास और उदय उस टाइम पर हो रहा था। अब ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना की विकास करने में सहायता की थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने क्या किया था, बहुत ही ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिया था। अपनी नीतियां, अपने कानून नियम सब लागू कर दिए थे। तो जो भारतीय जनता थी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और एक सिचुएशन ये आ गई थी कि नहीं, बस अब आप भारत छोड़ो और हमें अपने हिसाब से करने दो। उसके क्या-क्या कारण थे, राष्ट्रीय भावना का जो विकास हुआ था उसके क्या-क्या रीजंस थे, इनके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहला आता है भारत की राजनीतिक एकता। अब अंग्रेजी शासन में एक सी अधीनता, एक सी समस्याएं, एक से कानूनों ने भारत को एक से साँचे में ढालना आरंभ कर दिया था। अब साम्राज्यवादी शक्तियां जो थी वो देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय भाषाई विरोध के बीच होने के बावजूद अखिल भारतीय भावना भी उसमें आई थी। मतलब इन चीजों ने क्या किया था, वैचारिक हो गई चाहे भावात्मक एकता, इन सबको बढ़ाया था और लोगों ने धीरे धीरे एकता मतलब आनी शुरू हो गई थी, लोग एकजुट होने शुरू हो गए थे। वास्तव में जितनी भी प्रशासनिक सुविधाएं हो गई, सैनिक रक्षा के उद्देश्य हो गए, व्यापार हो गया, व्यापारिक शोषण की बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो जितने भी परिवहन के तीव्र साधन थी उनकी योजनाएं बनी थी, पक्के मार्ग बनाए गए थे, एक प्रांत से दूसरे प्रांत में जाने के लिए गांव बड़े-बड़े नगरों से जुड़ गए थे। देश को एकता में बांधने का जो सबसे बड़ा साधन था उस टाइम पे था वो रेल। रेल क्या था, रेल से जैसे ही अपना स्टार्ट हुआ था, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना काफ़ी कन्वीनिएंट हो गया था। उसी के साथ-साथ डाक और संचार व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो 1850 से पहले के बाद आरंभ हुई आधुनिक डाक व्यवस्था हो गई। बिजली के तारों ने देश को एक करने में सहायता करी थी। आपके पत्र हो गए, समाचार पत्र, पार्सल, वो कम से कम दर में भेजने की व्यवस्था ने देश के जितने भी आपके सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक, राजनीतिक एकता में भी परिवर्तन ला दिया था। डाक खाने बन गए थे, राष्ट्रीय साहित्य पूरे देश में भेजा जा सकता था। मतलब अगर न्यूज़पेपर छप रहा है तो वो हर जगह जा सकता था। आप चिट्ठी, संदेश एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते थे। और शीघ्र अतिशीघ्र भेजने में बिजली के तारों ने भी क्रांति ला दी थी। आधुनिक जितने भी संचार के साधन हो गए, भारत के अलग-अलग स्थानों में रहने वाले लोग हो गए, एक-दूसरे से संबंध बनाए रखने में सहायता मिल गई थी, जिससे क्या हुआ था, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिल गया था। कुछ नए बुद्धिजीवी वर्ग भी थे जिसमें आपके कनिष्ठ प्रशासन हो गए, वकील, डॉक्टर, अध्यापक ये भी थे। इनमें से कुछ लोग इंग्लैंड से भी शिक्षा प्राप्त करके आ चुके थे और वहाँ पे जितनी भी राजनीतिक संस्थाओं की उन्होंने व्यवस्था भी देखी थी और यहाँ आकर उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया था कि हमारे यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं वो तो ज़ीरो के बराबर है। वातावरण में दास्ता ही दास्ता है। तो जितने भी अंग्रेजी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग थे, राजनीतिक अधिकारों से परिचित थे, उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था, जो रानी विक्टोरिया ने
1858 में घोषणाएँ करी थी। उनके बहुत सारे वचन उन्होंने प्रॉमिस किए थे कि भई ऐसा होगा, ऐसा-ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद भी जितने भी ऊँची-ऊँची पोस्ट थी, जितने भी ऊँचे-ऊँचे पद थे, उनके ऊपर भारतीय लोग नहीं थे, वो बंद थे उनके लिए। तो ये राजनीतिक असंतोष का केंद्र बिंदु बने और भारतीय जितनी भी राजनीतिक संस्थाओं का उनका नेतृत्व प्रदान किया उन लोगों ने। अगर हम अंग्रेजी भाषा की बात करते हैं तो हर जगह पे स्थानीय बोलियों का प्रचलन था। आप जानते ही हैं कि भारत में कितनी सारी भाषाएँ बोली जाती हैं। अब भाषाई क्षेत्रों के बीच में अंग्रेजी ने एक संपर्क भाषा की भूमिका का निर्वहन किया था, जैसे कि कश्मीर से दक्षिणी ध्रुव तक जितने भी निवासी थे अपनी बात एक मंच पर रख सके। प्रेस और साहित्य की भी भूमिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रेस द्वारा भारतीयों ने देशभक्ति की भावनाओं को आधुनिक सामाजिक राजनीतिक विचारों का भी प्रसार किया था। अखिल भारतीय भावना भी चेतना भी जगाई थी। अगर 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रवादी समाज पत्र निकले थे। उनके पन्नों पर सरकारी नीतियों की लगातार आलोचनाएँ होती थी। भारतीय दृष्टिकोण को सामने रखा गया। लोगों को एकजुट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। अगर हम जनता की बात करते हैं तो उनके बीच आपका स्वशासन हो गया, जनतंत्र, औद्योगिकरण के विचारों को भी लोकप्रिय बनाया जाता था। प्रेस और साहित्य ने काफ़ी हेल्प करी थी उस टाइम पे। उसके बाद आपका आ जाता है अंग्रेज शासकों का नस्लीय दंभ। ये क्या है? भारत में राष्ट्रीय भावनाओं के विकास का एक महत्वपूर्ण जो कारण था, वो अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता भी था। अब यूरोपीय लोगों के क्लबों में नहीं जा सकते थे। उन्हें गाड़ी के उस डब्बे में यात्रा की अनुमति नहीं थी, जिसमें यूरोपीय यात्री जा रहे हैं। मतलब इतनी सारी चीज़ें थी कि अगर क्लब है तो उसमें भारतीय नहीं जा सकते। अगर जिस रेल के डब्बे में सारे यूरोपीय बैठे हैं, उस रेल के डब्बे में भारतीय नहीं बैठ सकते। भारतीयों के अलग डब्बा बना हुआ है। तो ये वाली चीज़ है। आर्थिक शोषण भी इसमें आ जाता है कि बहुत ज़्यादा उन्होंने पक्षपात करना शुरू कर दिया था। आर्थिक राष्ट्रवाद का भी इसकी वजह से उदय हुआ था। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के औद्योगिक क्रांति का जो नेता था, उसने अपने सस्ते कच्चे माल और तैयार माल के लिए एक मंडी चाहिए थी। तो भारत की जितनी भी आर्थिक नीतियाँ हो गई, कृषि, उद्योग, वित्त शुल्क, विदेशी पूंजी निवेशन हो गया, विदेशी व्यापार, बैंक व्यवसाय, अंग्रेजी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए गठित करी गई थी। तो जो आपका भारत का विकास हो गया या अंग्रेजों के हितों में था, वो टकराव होने लगा। और साथ ही इस हर हमेशा क्या होता था, भारत के जितने भी हित थे उनकी ही बलि चढ़ती थी। अब इन्होंने दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक में इन सारी चीजों का ये जो सिस्टम था इसका इन्होंने इस बुक में उल्लेख किया है। अब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मतलब 1885 से भारत के इतिहास में एक नया युग आरंभ हुआ था। उस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से एक अखिल भारतीय राजनीतिक संस्था का जन्म हुआ था पहली बार। इस राष्ट्रीय कांग्रेस की बहुत सारी अवस्थाएं थी, जैसे कि 1885 से 1919 का पहला चरण था जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने भी ध्येय थे मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से अस्पष्ट थे और संदिग्ध थे। यह आंदोलन केवल शिक्षित मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी भी जितने भी थे उन लोगों तक ही सीमित था। उसके बाद जितने भी उदारवादी हो गए या अतिवादी विचारधारा से ये लोग प्रेरणा लेते रहे थे। दूसरा इसका जो अगला चरण था वो 1919 से लेके 1947 तक आता है, जिसमें पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में विशेष भारतीय ढंग अहिंसात्मक असहयोग हो गया अपनाकर आंदोलन किया गया था। अब एक और चीज इसमें आ जाती है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी तो उसमें जो सबसे आगे भूमिका निभाई थी वो श्री एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक अवकाश प्राप्ति अधिकारी की रही थी। ये बहुत ही उदारवादी अंग्रेज थे। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, सम्मिलित होने वाले भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी थे, काशीनाथ, फिरोज शाह मेहता, एस सुब्रमण्यन अय्यर, पी आनंद गोपाल, गणेश आगरकर और सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उमेश चंद्र बनर्जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो ये बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। अब उसी के बाद इसमें अगर हम देखते हैं, ये पहला अधिवेशन था मुंबई में इस तरीके से। देश के विभिन्न भागों के जितने भी राजनीतिक और सामाजिक नेताओं को एकजुट करना था इसका उद्देश्य। अगर हम देखें तो भारत में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था, राजनीतिक सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचारों को अभिव्यक्त करना था। कांग्रेस के जितना भी अधिवेशन हो रहा था, देश के हर वर्ग के लोगों की समस्याओं पर चर्चा होती थी। सरकारी नीतियों की आलोचना भी होती थी कि सरकारी कैसी नीतियां अपनानी चाहिए, इसके बारे में प्रस्ताव भी पेश किए जाते थे। अब कांग्रेस में भी दो टाइप के लोग थे, नरम दल और गरम दल। अब ये क्या थे? नरम दल क्या थे? मतलब जो शांतिपूर्ण तरीके से वैधानिक ढंग से देश की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते थे, ये उदारवादी कहलाए। इनका मानना था
कि प्रश्न पत्र हो गए, सभा हो गए, प्रस्ताव हो गए, भाषण हो गए, जनता की मांग को शासन तक पहुंचाया जाएगा। वो धीरे-धीरे करके एक-एक करके हमारी मांगों को पूरा कर देंगे। इसमें कौन-कौन लोग थे नरम दल की अगर हम बात करें, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सच्चिदानंद सिन्हा और इसमें कुछ और लोग और भी थे। दूसरे थे गरम दल वाले। दूसरों का मानना ये था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीधा हिसाब था। अब राष्ट्रीय आंदोलन में एक और नई विचारधारा का उदय हुआ था, जिसमें कौन-कौन लोग आते हैं, जिनको ये पता था कि ये भाई लात खा के ही सुधरने वाले हैं, बातों से नहीं मानेंगे। उसमें थे हमारे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। ये गरम विचारधारा के थे। इनका मानना था कि जो अंग्रेजी सरकार है, वो अनु, विनय, ई, आऊ करके नहीं मानने वाली है। अपने अधिकार हम प्राप्त नहीं कर सकते अगर इनकी इसी तरीके से रहे तो। अगर हमें अपनी मांगे पूरी करानी है तो हमें बहुत ही उग्र विरोध करना पड़ेगा। जिसमें लोकमान्य तिलक जी ने नारा दिया था और जो कि बहुत फेमस हुआ और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। वो ये कि एड़ी चोटी का जोर लगा देना है और हमें अपना ये अधिकार अब तो लेना ही लेना है। तो ये नारा नहीं भूलना है। किसने दिया था? लोकमान्य तिलक जी ने ये नारा दिया था। उसी के ये जो नारा देने के बाद में जनता में जो देश प्रेम की भावना भरी थी वो एक अलग ही लेवल की थी। उसके बाद आते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी, जिन्होंने वंदे मातरम गीत लिखा था और देश के अंदर देश प्रेम की भावना इन्होंने जगाई थी। तो दो तरीके हो गए, नरम दल वाले और गरम दल वाले। गरम दल मतलब याद रखना ये कहावत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और नरम दल वाले हैं कि धीरे धीरे एक एक करके अब ये कहेंगे, अब ये कहेंगे, ये मान लेंगे, वो मान लेंगे, ये चलने वाला हिसाब। अब एक और चीज इसमें आती है, वो है बंग भंग आंदोलन। ये क्या था? ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी क्योंकि हम सारे आंदोलन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट के 2-3 चैप्टर ही हैं, उसके बाद ये आपका सारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब अगर हम आगे की चीजें की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 1905 में 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके जो विभाजन का कारण था वो था बढ़िया प्रशासन व्यवस्था प्रदान करना बताया गया, परंतु वास्तविक कारण हिंदू और मुसलमान लोगों में फूट डालना था। इसी के बीच में 1906 में भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई और हिंदुओं ने भी 1906 में ही हिंदू महासभा का गठन करके बंगाल प्रेसिडेंसी को 2 हिस्सों में बांट दिया। पश्चिम बंगाल, जिसमें हिंदू ज्यादा थे, और दूसरा पूर्वी बंगाल, जिसमें मुसलमान अधिक थे। अब विभाजन के कारण सारे बंगाल में एकदम रोष की लहर दौड़ गई थी। जितने भी स्थान हो गए वहां पर सभा आंदोलन किए जाने लगे। गरम दल, नरम दल, ये सारे नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन को नेतृत्व किया था। अब स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार और ये सब क्या था? बंग भंग का विरोध करने के लिए भारतीयों ने अंग्रेजों से प्रार्थना करने की बजाय अपने बल पर स्वराज्य हासिल करने की भावना से 2 तरह के कार्यक्रम बनाए। 2 तरह के कार्यक्रम क्या बनाए? पहला, बड़ी मात्रा में अंग्रेजी कपड़े, शक्कर आदि माल का बहिष्कार, मतलब जो भी अंग्रेजों की तरफ से बहिष्कार था, माल था, सॉरी, उसको हम नहीं करने वाले हैं, हम स्वदेशी चीजों को अपनाएंगे। ये दूसरा था, मतलब अपने देश में अपने देश के लोगों के द्वारा बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करना, उपयोग करना। भारत में स्वदेशी विचार इससे पनपने लगा। वे कहते थे कि हम अपने उद्योग लगाएंगे, अपने स्कूल खोलेंगे, अपने कॉलेज खोलेंगे, अपने गांव के लोगों के बीच काम करके उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, अपनी पंचायतें करेंगे, अपनी कचहरी चलाएंगे। हम अपने विकास के लिए अंग्रेजों पर निर्भर नहीं रहेंगे और हम अपनी आत्मशक्ति बढ़ाएंगे। ठीक है। अब इसमें ये है लॉर्ड कर्जन, ये आप इसकी शक्ल ही देख सकते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन क्या था? ब्रिटिश शासन द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन के क्रूर दमन के कारण कुछ देशभक्तों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र क्रांति का मार्ग अपनाया था। क्रांतिकारी के जो शीघ्र परिणाम के इच्छुक होते, जैसे कि बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र से क्रांतिकारी आंदोलन ने गति उसको मिल गई थी। इनका विश्वास था कि अगर हम देश में क्रांति लाएंगे तो ही उसको आजाद कराया जा सकता है। तो इसने बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना करी, जिसमें खुदीराम बोस हो गए, प्रफुल्ल चाकी, अरविंद घोष इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। महाराष्ट्र की अगर बात करते हैं तो चापेकर भाइयों की भी इस प्रकार के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए जितने भी क्रांति समाचार पत्र थे उनमें क्रांतिकारी प्रकाशन शुरू किया गया। बंगाल की संध्या और युगांतर तथा महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र थे। अब यहाँ पे समाचार पत्रों की बात होती है। बंगाल का समाचार पत्र कौन सा था? संध्या। महाराष्ट्र, एक सेकेंड, बंगाल के 2 थे, संध्या और युगांतर। महाराष्ट्र का काल प्रमुख समाचार पत्र था। उसके बाद आता है आपका मार्ले मिंटो सुधार। ये हुआ था 1909 में।
इसमें क्या था, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए नए सुधारों की घोषणा करी। अब उन्हें लग गया था कि भाई अब तो क्रांति शुरू हो गई है, तो अब कुछ और सारी चीजें निकालेंगे कि भाई नहीं हम सुधार कर रहे हैं, तो हमने घोषणा कर दी। इसने क्या करा, भारत में जितने भी काउंसिल सदस्यों की संख्या थी वो 16 से बढ़ाकर 60 कर दी। मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित करके उनकी अलग से निर्वाचन की व्यवस्था कर दी। लेकिन इससे जो था भारतीयों में कोई भी जो चीजें थी वो कम नहीं हुई और भी ज्यादा असंतोष फैल गया था। अब 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम जब दिल्ली आए थे तो उन्होंने बंग भंग को रद्द करके बंगाल को एक करके कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को यहाँ की राजधानी बना दिया। लेकिन इससे भी राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। अब वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे, चेंजेस ला रहे थे कि भाई ये कर दे तो ये मान जाएंगे, ये कर दे तो ये मान जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दिल्ली को राजधानी बना दिया। उसके बाद आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी क्या थी, युद्ध काल में जब बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर भारत के जितने भी अनेक क्षेत्र थे, राष्ट्रवादी विरोध की योजना ये लोग तैयार होने लगी थी। भारत के बाहर भी अमेरिका, कनाडा, जितने भी भारतीय देशभक्त थे, 1913 में गदर पार्टी की इन्होंने स्थापना कर दी। गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो थे लाला हरदयाल थे, और इस दल के प्रमुख सदस्यों में रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला, उबैद उल्ला सिंधी, भगवान सिंह और सोना सिंह भरवना अधिक सक्रिय थे। सक्रिय मतलब ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे इन चीजों में। और जो एक समाचार पत्र भी निकाला गया उस टाइम पर, गदर के नाम से ही प्रकाशित होता था, और जिसका मेन पृष्ठ पर लिखा जाता था अंग्रेजी राज का दुश्मन। इसके बाद आता है आपका होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन क्या था, 1914 में पहला विश्व युद्ध जब आरंभ हो गया था तो इंग्लैंड ने युद्ध में लड़ने के लिए भारतीय जनता और भारतीय साधनों का उपयोग करना शुरू किया था। भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ब्रिटिश सरकार ने करोड़ों रुपए भारत से ले जाकर युद्ध में खर्च करे, और भारत के जितने भी राष्ट्रीय नेता इंग्लैंड की मदद करने के भी पक्ष में थे। कुछ लोग वो कहते कि अगर हम इनकी मदद करेंगे तो ये हमें स्वतंत्रता, मतलब हमें स्वतंत्र घोषित कर देंगे। ये भी एक तरीके का मिसकंसेप्शन था वहां पर। और उसी के साथ ब्रिटिश सरकार ने युद्ध बंद होने के बाद कांग्रेस की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे। इसी वजह से भारतीयों ने विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की सहायता भी की थी। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया था तो वो एज यूजुअल अपने वादे से मुकर गए। अब 1916 में आते आते कांग्रेस के दो दल थे, नरम दल और गरम दल, और दूसरी ओर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हो गया था। इसमें जो थी श्रीमती एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन आरंभ किया था। अब इसी के साथ क्या था कि 1895 में और 1905 में एक छोटे एशियाई देश जापान ने बड़े देश चीन और पश्चिमी देश रूस को युद्ध में हरा दिया था। इन देशों के हार ने ये बता दिया कि सिर्फ बड़े देशों और पश्चिमी देशों की शक्ति में एकाधिकार नहीं है। इस हार ने गरम दल की सोच को काफी प्रभावित किया। मतलब होता है ना कि भाई हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन मिल जाती है कि भाई जब इतना छोटा देश इतने बड़े बड़े देशों को हरा सकता है तो हम भी कर सकते हैं फिर तो। अब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, रूस और जापान देश थे। अमेरिका भी बाद में इंग्लैंड और उसके पक्ष वाले देशों की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। ठीक है, तो ये वाला अभी तक हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर में हमने जाना था कि कौन कौन से आंदोलन हुए थे। होम रूल आंदोलन हो गया, गदर पार्टी थी, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार था, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, क्रांतिकारी आंदोलन थे, एक गरम दल था, एक नरम दल था, ये वाली चीजें हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, बेसिक्स हैं। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो आप क्वेश्चन आंसर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1985 में। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस अधिकारी की भूमिका रही थी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, किसने कहा था, अभी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, तिलक जी ने। हम मुस्लिम लीग की स्थापना किस सन में हुई थी, ये सारी चीजें हैं। ये आप अपने पॉइंट्स नोट्स में जरूर से पॉइंट्स ऐड करिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। और चैप्टर अच्छी तरीके से आपको समझ में आ ही गया होगा। बस अब आंदोलन शुरू हो गए हैं, अब हमें आजादी मिलने ही वाली है। तो अगर आप स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना लंबा चीजें हम करके आए हुए हैं, और अब हमारा भारत आजाद होने वाला है। तो चलिए, अगर वीडियोस अच्छी लग रही हैं और एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी ये आपकी वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।